नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी द बुक सोसाइटी में आपका स्वागत है। जहां हम आज की इस वीडियो के माध्यम से सब्जेक्ट कोड BHIC 132 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके साथ डिस्कस करेंगे। जहां इस वीडियो में हम 4 क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे और टोटल अलग अलग वीडियो में हम लगभग 10 से 12 क्वेश्चनों को आपके साथ डिस्कस करेंगे। जहां हम आज की वीडियो में जो 4 क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन ये है हमारे कि गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है। चैप्टर नंबर 2 से ये क्वेश्चन हमारा बनता है। अगला क्वेश्चन है गुप्तकालीन स्थापत्य कला और साहित्य कला पर प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चन भी खूब आता है पेपर में। चैप्टर नंबर 15 से ये क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन के उदय के कारण बताओ और भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं उदाहरण सहित बताओ। चैप्टर नंबर 16 से हमारा क्वेश्चन होगा। और अगला क्वेश्चन है कि राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित वाद विवादों की चर्चा कीजिए। चैप्टर नंबर 9 से है ये क्वेश्चन। तो ये चारों क्वेश्चन हम आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए ताकि एक एक क्वेश्चन के जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपके क्लियर हो सकें। अब हम पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, जहां हमारा पहला क्वेश्चन ये था कि गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषताओं का वर्णन करो। तो देखो भाई, जब आप गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था की बात करोगे तो ये प्राचीन भारत की सबसे महत्वपूर्ण और मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था थी। भाई देखो, हम चाहे गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें, चाहे मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें या कहीं कहीं प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें, आपको ये बताना है कि उस समय प्रशासन कैसे चलाया जाता था। जैसे मान लो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था बताओ, तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि गुप्त काल में जो राजा थे उन्होंने अपने प्रशासन को कैसे चलाया। वो पूछे मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था बताओ, तो वो पूछ रहा है कि मौर्य साम्राज्य के दौरान प्रशासन कैसे चलाया जाता था। आपसे पूछे कि पांड्य वंश की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बताओ, तो लगभग सबकी जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं सेम रहती हैं, जिसमें एक राजा होगा, बहुत सारे सिपाही होंगे, बहुत सारे मंत्री होंगे, अलग अलग अधिकारी होंगे, ये सब मिलकर ही तो एक देश को चलाते हैं। तो इसी प्रकार से आप जो प्रशासनिक व्यवस्था लिखोगे वो आप इसी तरीके से लिखोगे, इसी तरीके से पॉइंट्स बनाओगे। अब मैं यहाँ पर आपको गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था समझा रहा हूँ, इसके बाद कोई भी प्रशासनिक व्यवस्था आ जाए पॉइंट्स सेम रहेंगे, बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। तो देखो, गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था की बात करोगे तो प्राचीन भारत की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मजबूत शासन प्रणालियों में से एक थी। यह व्यवस्था 4वीं से लेकर 6वीं शताब्दी तक चली है और इसकी जो विशेषताएं हैं वो इस प्रकार से हैं। तो सबसे पहले गुप्तकालीन हम केंद्रीय व्यवस्था को पढ़ेंगे। तो गुप्तकालीन केंद्र में राजा होता था। तो गुप्त राजा साम्राज्य का सर्वोच्च शासक होता था। प्रशासनिक पद हो, सैन्य पद हो, धार्मिक पद हो, न्यायिक कार्य हो, सब में सबसे बड़ा जो अधिकार प्राप्त था वो राजा को ही प्राप्त था। यानी कि गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में जो केंद्रीय शक्ति थी वो किसके पास थी? राजा के पास। डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास थी? राजा के पास। राजा का काम सिर्फ प्रशासन को चलाना नहीं होता था, बल्कि वो युद्धों का संचालन भी करता था, धार्मिक कार्य भी करता था और न्याय व्यवस्था की स्थापना करना भी राजा का ही कार्य होता था। तो इस तरीके से पता चलता है कि राजा के कार्य बहुत ज़्यादा होते थे। वो ना सिर्फ अपने राज्य का संचालन करता था, युद्ध में जरूरत पड़ने पर युद्ध का नेतृत्व भी करता था, अपनी सेना का प्रमुख भी होता था, न्यायिक कार्य भी करता था, धार्मिक कार्य भी करता था, जन कल्याण के कार्य भी करता था। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा पावर राजा के पास थी। गुप्त राजाओं को परमेश्वर, परम भट्टारक जैसी बड़ी बड़ी उपाधियों से सुशोभित किया गया था। यानी कि जो गुप्त शासक थे वो अपने नाम के आगे विभिन्न प्रकार की उपाधियां लगाते थे, उन्हें विभिन्न प्रकार की उपाधियों से सम्मानित किया जाता था, जैसे परमेश्वर, परम भट्टारक, इस प्रकार की उपाधियां। राजा प्रशासन को चलाने के लिए अपने लिए एक मंत्री परिषद रखता था जो कि उसे सलाह देती थी। मंत्री परिषद में बहुत ही उच्च कुल के लोग होते थे, बहुत ही बुद्धिमान मंत्री होते थे। ये माना गया है कि जिस राजा के मंत्री जितने ज़्यादा बुद्धिमान होंगे वो राज्य उतना ही ज़्यादा मजबूत होगा। तो गुप्तकालीन अगर आप मंत्री परिषद पर ध्यान देंगे तो आपको वह चलेगा, इसमें जितने भी प्रमुख अधिकारी थे, जितने भी मंत्री थे, सारे उच्च कुल के थे और सारे बुद्धिमान थे। पुरोहिताई थी इसमें। तो ये राजा को प्रशासनिक और नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। तो गुप्त काल का अगर आप केंद्रीय प्रशासन देखोगे तो गुप्त काल में जो केंद्रीय प्रशासन था उसका मुखिया राजा होता था। सारी शक्तियां राजा के पास होती थी, सारी डिसीजन मेकिंग पावर राजा के पास होती थी। चाहे प्रशासनिक कार्य हो, सैन्य कार्य हो, धार्मिक कार्य हो, न्यायिक कार्य हो, सब राजा ही करता था। जो गुप्तकालीन राजा थे उन्होंने अपने नाम के आगे विभिन्न प्रकार की उपाधियों का प्रयोग किया है। राजा की सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होती थी और साथ ही साथ बहुत सारे अधिकारी शामिल होते थे। अब हम बात करेंगे शासन का विकेंद्रीकरण। तो जैसे आज आप भारत में देखो तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर अलग अलग स्टेट की अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट है, फिर अलग अलग स्टेट में भी डिस्ट्रिक्ट हैं
और डिस्ट्रिक्ट को चलाने के लिए अलग अलग प्रकार के अधिकारी हैं। तो ऐसे गुप्त काल में अगर आप देखोगे तो शासन का डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि विकेंद्रीकरण किया गया था, बंटवारा किया गया था। जैसे आज भारत में शासन का विकेंद्रीकरण है, ऐसे आप देखोगे तो गुप्त काल में भी शासन का विकेंद्रीकरण था। वैसे तो सारे अधिकार राजा के पास ही थे, लेकिन साम्राज्य को अच्छे से चलाने के लिए प्रशासन की सुविधा की वजह से राजा ने कई अलग अलग प्रशासनिक इकाइयों में साम्राज्य को बांट रखा था। जैसे सबसे पहले आते थे प्रांत, इन्हें राष्ट्र भी कहा जाता था और भुक्ति भी कहा जाता था। ये साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई थी और इसका प्रशासन उपरिक नाम का एक अधिकारी चलाता था। तो देखो, राज्य अच्छे से चले, राज्य का संचालन अच्छे से हो, इसलिए राज्य को प्रशासन की सुविधाओं के हिसाब से छोटे छोटे वर्गों में बांटा जाता है और हर स्थान का एक बड़ा अधिकारी होता है जो उस क्षेत्र को पूरा कवर करता है। जैसे आज भारत में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। राज्यों में जो है वो राज्यपाल एक प्रमुख पद दिया गया है जो पूरे राज्य की गतिविधियों की निगरानी रखेगा। तो इसी प्रकार से अगर आप गुप्त काल के दौरान देखोगे तो प्रशासन को इस सुविधा की दृष्टि से भौगोलिक क्षेत्र को छोटे छोटे भागों में बांटा गया था। सबसे बड़ा भाग था प्रांत, इसे उपरिक नाम का अधिकारी चलाता था। फिर प्रांतों को भी कई भागों में बांटा गया था जिन्हें जिला या विषय कहते थे। हर विषय का एक अधिकारी होता था जिसे विषयपति कहा जाता था। फिर सबसे छोटी जो इकाई होती थी वो गांव होती थी और गांव को चलाने वाला व्यक्ति ग्राम अध्यक्ष कहलाता था। तो इस प्रकार से पता चलता है कि गुप्त काल के दौरान प्रशासन बहुत ही मजबूती से अलग अलग क्षेत्रों में बटा हुआ था और हर एक क्षेत्र पर एक अधिकारी था जो कि राजा के प्रति उत्तरदायी होता था। अब हम गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था की बात करेंगे। तो किसी भी प्रशासन को चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है और इस धन की पूर्ति जनता पर कर लगाकर की जाती है। अगर आप गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था देखोगे, टैक्स सिस्टम देखोगे, तो ये बहुत ही कुशल था। भूमि से राजस्व सबसे ज़्यादा प्राप्त किया जाता था क्योंकि जनता कृषि प्रधान थी और कृषि से सबसे ज़्यादा आय प्राप्त की जाती थी। यह माना जाता है कि उपज का एक निश्चित भाग कर के रूप में लिया जाता था। ये लगभग 1/6 होता था, यानी कि 1/6 भाग जो है वो कर के रूप में राज्य लेता था। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के व्यापार होते थे, तो व्यापारियों से भी शुल्क की उगाही की जाती थी। शिल्प कार्य होते थे, उनसे भी कर लिया जाता था और खनन से भी राजस्व प्राप्त होता था। गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था की बात करोगे तो वैसे तो राजा ही न्याय का सर्वोच्च स्रोत माना जाता था। उसका उद्देश्य था कि वो धर्मशास्त्र के नियमों के आधार पर न्याय को बनाए रखे। लेकिन जब राजा युद्ध वगैरह का संचालन करता था या किसी कार्य में व्यस्त होता था तो न्यायालय की भी स्थापना की गई थी और न्यायालय जो होते थे ये स्थानीय स्तर पर विवादों का निपटारा करते थे। वैसे तो गांव में ग्राम सभा ही सारे विवाद सॉल्व कर देती थी, लेकिन जो बंदा वहां से असंतुष्ट होता था वो न्यायालय में जाता था। न्यायालय में एक अधिकारी होता था जिसका नाम होता था महादंड नायक, जो मुख्य न्यायाधीश के तौर पर विवादों का निपटारा करता था। हालांकि अंतिम शक्ति राजा के पास ही होती थी। अब हम बात कर रहे हैं सैनिक प्रशासन की। जिस साम्राज्य की सेना जितनी मजबूत होगी वह प्रशासन भी उतना ही ज़्यादा मजबूत होगा। तो जब आप गुप्त काल की सैनिक प्रणाली की बात करते हो तो गुप्त काल की सैनिक प्रणाली बहुत मजबूत थी। सेना में पायक यानी कि पैदल सैनिक, अश्वारोही यानी कि घोड़े वाले सैनिक, रथारोही यानी कि रथ वाले सैनिक और हाथी भी शामिल थे। यह माना जाता है कि उस समय गुप्तकालीन जो सेना थी वो सबसे मजबूत सेना थी, उसका मुकाबला कोई भी नहीं था। शाही सेना के अलावा राजाओं ने अपने क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए अपनी स्थानीय सेनाएं भी रख रखी थी। तो भाई जिस तरीके से अगर आज भारत को देखो आप, तो भारत की सरकार, भारत को किस तरीके से सुरक्षा दी जा रही है, अगर आप भारत के प्रशासन के बारे में बताओगे तो कैसे बताओगे? तो ऐसे तो बताओगे एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट है, फिर पूरे देश की सुरक्षा के लिए 3 सेनाएं हैं, जल सेना, थल सेना, वायु सेना। हर राज्य के लिए अलग अलग प्रशासनिक व्यवस्था और विभिन्न प्रकार के अधिकारी हैं। बिल्कुल इसी तरीके से तो आपको गुप्तों के बारे में बताना है। तो अगर आपसे गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था वो आपसे पूछ रहा है तो आप बताओगे गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में जो सत्ता थी, सत्ता का जो केंद्र था वो राजा था। ठीक है, प्रशासन को सही से चलाने के लिए अलग अलग छोटे भागों में बांटा गया था, जैसे भुक्ति, विषय और ग्राम। फिर प्रशासन को पूरे अच्छे से चलाए रखने के लिए एक राजस्व व्यवस्था स्थापित की गई थी जहां कृषि, व्यापार, शिल्प और खनन से आय प्राप्त होती थी। न्यायिक व्यवस्था में महादंड नायक का पद बहुत महत्वपूर्ण होता था। सैनिक प्रशासन में सेना कई प्रकार की थी, पैदल सैनिक भी थे, अश्वारोही भी थे, रथारोही थे, गजारोही यानी कि हाथी वाले सैनिक भी शामिल थे। इसके अलावा अगर आप आर्थिक और सांस्कृतिक प्रशासन की बात करोगे तो अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत सारे अधिकारी रखे गए थे। कृषि से कर वसूलने के लिए अलग अधिकारी थे, व्यापारिक कर वसूलने के लिए अलग अधिकारी थे, शिल्प के विकास के लिए अलग अधिकारी थे। बाजार व्यवस्था बनी रहे, अन्याय ना हो, लोग कम ना तौले, नकली सामान ना बेचें, इसके लिए भी विभिन्न प्रकार के अधिकारी रखे गए थे। गुप्त काल में कला, साहित्य और विज्ञान को बढ़ावा मिला दबाकर, इसलिए इसे गुप्त काल को स्वर्णिम युग कहा जाता है। गुप्त शासक हिंदू धर्म के अनुयायी थे, लेकिन उन्होंने टॉलरेंट की नीति अपनाई, सहिष्णुता की नीति अपनाई, बौद्ध धर्म और जैन धर्म को भी समर्थन दिया और साथ ही साथ उनके स्तूपों का निर्माण भी करवाया।
तो गुप्तकालीन प्रशासन की व्यवस्था सुचारू, संगठित और प्रभावी थी। इसने साम्राज्य की स्थिरता को बढ़ावा दिया, समृद्धि को बढ़ावा दिया। खासतौर पर समुद्रगुप्त के समय पर गुप्त साम्राज्य था वो सबसे आगे बढ़ा था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप निष्कर्ष पर लिखोगे इसका तो लिख सकते हो कि गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था ने भारतीय उपमहाद्वीप में एक संगठित समाज का उदय किया, एक स्थिर और समृद्ध शासन का निर्माण किया। इस व्यवस्था की विशेषता थी कि केंद्रीय सत्ता के साथ साथ स्थानीय शासन का तालमेल बहुत अच्छा था। एक अच्छी न्यायिक व्यवस्था स्थापित की गई थी, एक संगठित कर प्रणाली थी, योग्य प्रशासनिक अधिकारी थे। यही कारण है कि गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो इस प्रकार से एक निष्कर्ष बना दोगे तो थोड़ा सा देखो, आपको बहुत आता है लेकिन आप पेपर में अच्छे से लिख नहीं पा रहे हो तो भी बड़ी दिक्कत हो जाती है, फिर नंबर आपको नहीं मिलते हैं, तो फिर ये आपके ज्ञान के साथ न्याय नहीं है। तो इसलिए आपके ज्ञान के साथ साथ आपको अच्छे से लिखना भी आना चाहिए। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को पेश कर सकते हो वहाँ पर और बहुत अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है कि गुप्तकालीन स्थापत्य कला और साहित्य कला पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन खूब रिपीट होता है ये और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो गुप्त काल को भारत के इतिहास में स्वर्ण युग माना जाता है, अभी हमने बात करी। कला के क्षेत्र में बात करोगे तो खूब प्रगति हुई इस दौरान देश की, साहित्य के क्षेत्र में बहुत विकास हुआ और स्थापत्य कला की तो कहने ही क्या। तो गुप्त काल की अगर आप बात करोगे तो हम सबसे पहले यहाँ पर देखो 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, एक स्थापत्य कला और साहित्य कला। तो हम सबसे पहले स्थापत्य कला की बात करेंगे। अब मैं स्थापत्य कला के बारे में पहले आपको समझा दूं कि इसमें लिखना क्या होता है। किसी भी की भी स्थापत्य कला आज के बाद तो आपसे पूछ ले, गुप्तकालीन स्थापत्य कला पूछ ले, मौर्यकालीन स्थापत्य कला पूछे, मुगलकालीन स्थापत्य कला पूछे, आपको कुल मिलाकर ये बताना होता है कि इस दौरान किस प्रकार की इमारतें बनवाई जाती थी, उन इमारतों के डिजाइन क्या होते थे, मंदिर कैसे बनवाए जाते थे, मूर्तियों का निर्माण कैसे होता था। इस तरीके से चीज़ें स्थापत्य कला में बतानी होती है और यहाँ पर भी आप यही बताओगे, बस एग्जाम्पल की बात होती है कि आपको एग्जाम्पल कितने याद हैं। तो गुप्त काल में जो स्थापत्य का विकास हुआ उसका संबंध धर्म से था। तो गुप्त काल में मंदिर निर्माण की शुरुआत हुई। ये काल मंदिर के स्थापत्य के प्रारंभिक चरण का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि मंदिरों के निर्माण की जो शुरुआत हुई थी, जो मंदिरों के निर्माण का पहला चरण था वो गुप्त काल से शुरू होता है। यहाँ मंदिरों के ऊपरी भाग को सजाया जाता था और गर्भगृह का भी निर्माण हुआ। आगे चलकर ये मंदिर हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म से भी जुड़े। उदाहरण के लिए अगर आप देखोगे गुप्त काल के दौरान जो मंदिर बने या फिर जिनका विकास किया गया, तो देवगढ़ का विष्णु मंदिर ये गुप्तकालीन मंदिर है। इसकी संरचना पत्थर से बनी है, इसमें गर्भगृह भी है और मंडप भी है। उदयगिरी की गुफाएं देखोगे अगर आप, ये गुफाएं भगवान विष्णु और अन्य देवी देवताओं को समर्पित हैं। इससे आपको गुप्त कला की शिल्पकला और वास्तुशिल्प के बारे में बहुत अच्छे से पता चलेगा अगर आप उदयगिरी की गुफाओं को देखोगे। बौद्ध शासकों ने गुप्त शासकों ने बौद्ध स्थापत्य कला को भी बढ़ावा दिया। इससे पता चलता है कि गुप्त जो शासक थे वो धर्म के प्रति कट्टर नहीं थे, उन्होंने सभी धर्मों का संरक्षण किया। गुप्त काल की अगर आप बात करोगे तो बड़े पैमाने पर स्तूप बनवाए गए। स्तूप महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए स्थान थे जो उनके पवित्र स्थल थे। इसके अलावा बहुत सारे विहारों का निर्माण करवाया गया जहाँ छात्रों को शिक्षा दी जाती थी। चैत्यों का निर्माण करवाया गया। तो इस काल में बौद्ध धर्म का प्रभाव स्पष्ट रूप से आप देख सकते हो स्थापत्य कला में, यानी कि बौद्ध काल में, गुप्त काल में जितने भी जो मंदिर बनाए जा रहे थे, ये धार्मिक स्थल बनाए जा रहे थे, इसमें बौद्ध धर्म का प्रभाव आप देख सकते हो। सांची के स्तूप को सजाया गया, विस्तारित किया गया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो इस सबसे पता चलता है गुप्त काल भाई अपने समय का सबसे स्वर्णिम काल था स्थापत्य कला के मामले में। बड़े पैमाने पर इमारतें बनवाई गई, मंदिर बनवाए गए, विश्वविद्यालय बनवाए गए। शिल्प और मूर्ति कला की बात करें तो गुप्तकालीन स्थापत्य कला में दीवारों पर मूर्तियां और शिल्पों की नक्काशी देखने को मिलती है। देवी देवताओं की सुंदर मूर्तियां देखने को मिलेंगी आपको, जो पौराणिक कथाओं में उनका चित्रण मिलता है। अजंताई गुफाएं में चले जाओ आप, तो अजंताई गुफाओं में जो भगवान बुद्ध की मूर्तियां हैं, उनके जीवन के घटनाओं से जो जुड़ी चीजें हैं, उस पर गुप्त काल का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। गुप्त काल में भवनों के निर्माण में पत्थरों और ईंटों का प्रयोग किया जाता था। कटे हुए पत्थरों का प्रयोग बहुत अच्छे से किया जाता था। गुप्त काल की बात करोगे तो मथुरा शैली और नागर शैली का आपको यहाँ पर विकास होगा। गुफा वास्तुकला को बढ़ावा दिया गया है। गुफाओं के अंदर दीवारों पर सुंदर चित्र और नक्काशियां की गई हैं, धार्मिक और सांस्कृतिक विषयों को दर्शाती हैं। उदाहरण के लिए आप बाघ गुफाएं देख लो, मध्य प्रदेश की सर्वश्रेष्ठ शिल्पकला और चित्रकला का उदाहरण आपको यहाँ मिल जाएगा। तो गुप्त काल की स्थापत्य कला की मेन बात यह है कि ये धर्म से जुड़ी है। विभिन्न प्रकार के मंदिरों का निर्माण किया गया है, ऊंचे ऊंचे शिखर बनाए गए हैं, गर्भगृह का निर्माण किया गया है। देवगढ़ का मंदिर आप देख सकते हो, बौद्ध स्थापत्य कला देख सकते हो, अजंताई गुफाएं देख सकते हो। इसके अलावा चट्टानों को काटकर निर्माण किया गया है, चित्रकला के बारे में देख सकते हो आप। अब हम बात करने जा रहे हैं इसी क्वेश्चन के भाग 2 में, जहां हमसे गुप्त काल की साहित्य कला पूछी है। यानी कि 2 क्वेश्चन पूछे थे, एक तो स्थापत्य कला और एक साहित्य कला। अब देखो गुप्त काल का अगर आप समय पढ़ोगे ना,
तो भाई साहित्य का खूब विकास हुआ, बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए, क्योंकि गुप्त काल के समय पर बड़े बड़े विचारकों का उदय हुआ। तो किसी भी समय को जो अच्छा बनाता है वो वहाँ के विचारक बनाते हैं, वहाँ के शासक बनाते हैं। शासक कितना ही मजबूत क्यों ना हो, अगर उसके राज दरबार में विचारक ना हो तो फिर वो शासक ना इतिहास की धूल में हमेशा के लिए धूमिल हो जाता है। लेकिन कोई शासक बहुत मजबूत हो, उसके राज दरबार में अच्छे अच्छे विचारक हों, अच्छे अच्छे संगीतज्ञ हों, अच्छे अच्छे इतिहासकार हों, अच्छे अच्छे विद्वान हों, तो राजा फिर हमेशा ही अमर रहते हैं। तो अगर आप गुप्त काल के बारे में पढ़ोगे तो भाई इनकी किस्मत बहुत अच्छी थी, जो इस दौरान बड़े बड़े विद्वान उदय हुआ था इस दौरान। तो सबसे बड़ी बात यह है कि गुप्त काल का जब आप साहित्य पढ़ोगे, लिटरेचर पढ़ोगे वहाँ का, तो संस्कृत भाषा को बहुत बढ़ावा मिला इस दौरान। गुप्त काल में संस्कृत भाषा का प्रचलन हुआ। इस काल में संस्कृत को राजकीय भाषा का स्थान भी मिला, और जितना भी साहित्य लिखा गया उसमें संस्कृत भाषा सबसे ज़्यादा यूज़ की गई। उदाहरण के लिए कालिदास का नाम सुना होगा भाई, इस समय के सबसे प्रसिद्ध कवि थे, ये सबसे बड़े नाटककार थे। इन्होंने अभिज्ञान, शकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम जैसी जो चरित्र लिखे हैं, इसमें साहित्य कला का उत्कृष्ट नमूने हैं ये। तो कालिदास इस समय से थे, और जब जब आप कालिदास को पढ़ोगे तब तक आप गुप्त काल के बारे में भी पढ़ोगे। इस समय पाणिनि के व्याकरण पर कार्य किए गए। संस्कृत की व्याकरण संरचना को महत्वपूर्ण रूप से यहाँ पर परिभाषित किया गया। गुप्त काल में महाकाव्य और नाट्य कलाओं का भी विकास हुआ है। तो गुप्त काल में रघुवंशम जैसे महाकाव्य लिखे गए, अभिज्ञान, शकुंतलम जैसे नाटक लिखे गए। इन रचनाओं में श्रृंगार, वीरता और प्रकृति का निपुण चित्रण किया गया है। विशेषता यह है कि नाटकों में संवाद की शैली का प्रयोग किया गया है, भावनाओं का अच्छे से वर्णन किया गया है। अभिज्ञान, शकुंतलम जैसे जो नाटक हैं, इन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त हो चुकी है। तो गुप्तकालीन की अगर आप साहित्य कलाओं की बात करोगे तो गुप्त काल की जो साहित्य कला है, सबसे पहली बात क्या है, संस्कृत भाषा को बढ़ावा दिया गया है। अब जैसे कि कालिदास ने अभिज्ञान, शकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम जो लिखा है वो संस्कृत भाषा में ही लिखा है। पाणिनि के व्याकरण को जो है परिभाषित किया गया है। महाकाव्य और नाट्य कला का विकास हुआ इस दौरान। धार्मिक और दर्शन से जुड़े हुए बहुत सारे साहित्य इस दौरान लिखे गए हैं। तो गुप्त काल में धार्मिक और दार्शनिक साहित्य की भरमार है। वेद बहुत सारे जो है उनकी व्याख्याएं की गई, चारों वेदों की, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उससे जुड़ी हुई बहुत सारी संहिताएं लिखी गई हैं। उपनिषदों से जुड़ी हुई बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं। पुराणों और स्मृतियों से भी जुड़े हुए बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं, जिसमें धार्मिक सिद्धांतों की व्याख्या की गई है, सामाजिक व्यवस्थाओं की व्याख्या की गई है और जीवन के दर्शन की व्याख्याएं की गई हैं। उदाहरण के लिए इस दौरान पुराणों का संकलन किया गया। विष्णु पुराण, भगवत पुराण, वैष्णव और शैव धर्म पर भी बहुत सारे ग्रंथों का प्रचार प्रसार हुआ। इस दौरान गुप्त काल की आप बात करोगे तो अलग अलग विषय पे बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए, जैसे कि गणित के ऊपर, खगोल शास्त्र के ऊपर, आयुर्वेद के ऊपर, न्याय शास्त्र के ऊपर। इस वजह से भी गुप्त काल को साहित्य कला का स्वर्णिम युग कहा जाता है। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट का जो संबंध था वो गुप्त काल से था, जहाँ इन्होंने गणित के नियमों को इस प्रकार से बढ़ावा दिया कि आज तक इनका नाम प्रसिद्ध है। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता आयुर्वेद पर आधारित चिकित्सीय ग्रंथ थे जो इसी दौरान लिखे गए थे। गुप्त काल में जो कविताएं लिखी गई थी, इसमें श्रृंगार रस, वीर रस, प्रकृति की सुंदरता दिखाई गई है। उदाहरण के लिए अगर आप मेघदूतम पढ़ोगे तो इसमें प्रकृति का जीवंत चरित्र बताया गया है। अलंकारों का प्रयोग किया गया है कविताओं में, शब्दों और अर्थों की मिठास दिखती है। कवियों ने साहित्य को कलात्मक और सौंदर्यपूर्ण रूप से प्रदान किया है। यानी कि देखो, कवियों ने सिर्फ ऐसा नहीं है कि कविताएं लिखकर छोड़ दी हो, कविताओं की भरमार कर दी हो। कविताओं में उचित शब्दों और अर्थों का प्रयोग करना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो इससे पता चलता है कि उस समय कितने बड़े बड़े विद्वान थे। तो शिक्षा और साहित्य का विकास गुप्त काल में हुआ। निष्कर्ष यह है कि गुप्त काल की अगर आप स्थापत्य कला की बात करोगे तो भारत के धार्मिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, कलात्मक क्षेत्र में गुप्तकालीन जो स्थापत्य कला है वो अच्छे से दर्शाती है उस समय की जो इतिहास था। साहित्य कला की बात करोगे तो स्वर्णिम युग था। भाषा का विकास हुआ, विभिन्न शैलियों का विकास हुआ, नाटक शैली का विकास हुआ, गणित के बहुत सारे नियम आए, चिकित्सा के क्षेत्र में बढ़ावा मिला। और ये सब जब हुआ जब राजाओं ने इन सब चीज़ों को संरक्षण दिया, इन सब चीज़ों को बढ़ावा दिया। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ अगर गुप्त काल से चाहे क्वेश्चन ये आ जाए कि गुप्त काल की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बताओ, चाहे आ जाए क्वेश्चन गुप्त काल की जो स्थापत्य कला है उसकी विशेषताएं बताओ, चाहे क्वेश्चन आ जाए गुप्त काल की साहित्य कला है उसकी विशेषताएं बताओ, तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए भाई, आप इन क्वेश्चनों का आंसर देने में सक्षम हो। अब हम बात कर रहे हैं भक्ति आंदोलन, क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन पूछ रहा है भाई, भारत में भक्ति आंदोलन का उदय क्यों हुआ, इसकी प्रमुख विशेषताएं उदाहरण सहित बताओ। तो देखो, जब आप 8वीं से लेकर 18वीं सदी या 7वीं से लेकर 17वीं सदी का भारत का इतिहास पढ़ोगे तो इसमें उत्तर भारत और दक्षिण भारत में अलग अलग स्तर पर धार्मिक आंदोलन हो रहे थे। जैसे अलवारों का उदय हुआ, नयनारों का उदय हुआ, लिंगायतों का उदय हुआ, यानी कि भगवान विष्णु की भक्ति और भगवान शिव जी की जो भक्ति है इस दौरान बहुत बड़ी। आपने संत कबीर के बारे में सुना होगा, मीराबाई के बारे में सुना होगा, गुरु नानक के बारे में सुना होगा। ये सब इसी दौरान के लोग थे जिन्होंने भक्ति आंदोलन को बढ़ावा दिया है। चाहे चैतन्य महाप्रभु की बात कर लो, आप शंकर देव की बात कर लो आप,
तो भक्ति आंदोलन का जो भारत में उदय हुआ, क्वेश्चन ये उठता है कि क्यों हुआ। आखिर अलवार लोगों ने दक्षिण भारत में आंदोलन क्यों किया, नयनार लोगों ने दक्षिण भारत में आंदोलन क्यों किया, भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा के नए नए रूप आखिर क्यों चले। तो चलो अब हम समझते हैं कि भारत में भक्ति आंदोलन का उदय क्यों हुआ। तो भक्ति आंदोलन के उदय का सबसे बड़ा कारण ये था कि जो पौराणिक हिंदू धर्म था, जो यानी कि पुराना हिंदू धर्म था, उसमें बहुत सारी कमियां थी। हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र की व्यवस्था थी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग भगवान से जुड़ ही नहीं पा रहे थे। उन्हें लग रहा था हमारा अपमान किया जा रहा है। ब्राह्मणीय व्यवस्था ने पूरे पूरे धर्म पर अधिकार कर लिया था। तो हिंदू धर्म में बहुत जटिल धार्मिक क्रियाएं थी, कर्मकांड बहुत थे, बहुत ही महंगे यज्ञ करवाए जाते थे, गरीब व्यक्ति करवा ही नहीं सकता था, बलि प्रथाएं चलती थी, शास्त्रों के कठिन नियम थे, आम जनता इन सबसे निराश थी। तो ध्यान रखना, जब भी भक्ति आंदोलन में सुधार होगा या समाज में सुधार होगा, उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि कुछ कमी होगी। तो यहाँ पर धार्मिक असंतोष था, वर्ण व्यवस्था के कठोर नियम थे, बहुत सारे लोगों को मंदिरों में जाने की आज़ादी नहीं थी, बहुत सारे लोगों को पढ़ने की आज़ादी नहीं थी। तो ऐसे में क्या हुआ, लोग सुधार चाहते थे इन धार्मिक संस्थाओं में। ब्राह्मणवादी व्यवस्था केवल उच्च जातियों को धार्मिक अनुष्ठान और ईश्वर तक पहुंच की संभव बनाती थी, जिसकी वजह से निम्न वर्ग और निम्न जातियां धीरे धीरे करके हिंदू धर्म से अलग हो रही थीं। भक्ति आंदोलन का दूसरा कारण समाज में असमानता, वही जाति व्यवस्था और भेदभाव ने समाज को गहराई से विभाजित कर दिया था। बहुत सारे लोग हिंदू होकर भी अपने आप को हिंदू धर्म में नहीं मानते थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ निराशा ही हाथ लग रही है। धर्म के बंधन तोड़ना चाहता था हर एक बंदा। इसी दौरान संत कबीर जैसे, रविदास जैसे, तुलसीदास जैसे लोग आए, ये जाति भेद के खिलाफ बिल्कुल खड़े हो गए और ये कह रहे थे कि मनुष्य में भाईचारा और समानता बढ़नी चाहिए। इसके अलावा भारत में ना सूफीवाद के रूप में इस्लाम बहुत तेज गति से फैल रहा था। तो अगर आप इस दौरान देखोगे तो इस्लाम का आगमन इंडिया में हो चुका था और इस्लाम एक ईश्वरवाद को बढ़ावा दे रहा था कि एक ही ईश्वर है। सूफी परंपराओं ने बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को कन्वर्ट करवाया और बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पर सूफिस्ट थ्योरी से प्रभावित हुए और इस्लाम को अपना लिया। अब जो सूफी लोग थे, ये कव्वालियों के माध्यम से भगवान की पूजा करते थे, अल्लाह की उपासना करते थे। इन लोगों ने क्या करा, प्रेम को बढ़ावा दिया। जो सूफी लोग थे तो ये कव्वाली गाते थे, अल्लाह से प्रेम भक्ति करते थे। अब ऐसे में लोगों ने सोचा कि यार ईश्वर से संपर्क साधने का और भी कोई तरीका हो सकता है। तो भारत में भक्ति आंदोलन का पहला कारण खुद हिंदू धर्म की कुरीतियाँ हैं, हिंदू धर्म की कमियाँ हैं, समाज में असमानताएं हैं। अगला बड़ा कारण है इस्लाम का प्रभाव। फिर है आर्थिक और राजनीतिक कारण। जब आक्रमणकारी आए, उन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना जब करनी शुरू करी, तो ऐसे में क्या हुआ, लोगों ने भक्ति के माध्यम से शांति खोजने की कोशिश करी और उन्होंने भक्ति के नए नए रूपों की बात की। इसके अलावा महान संतों और महान समाज सुधारकों का उदय हुआ, जिन्होंने भक्ति आंदोलन में सुधार करने की कोशिश करी, जैसे रामानुज, मीराबाई, सूरदास, चैतन्य महाप्रभु, कबीर, गुरु नानक। इन लोगों ने अपनी शिक्षाएं दी, इन्होंने धर्म में सुधार करने की कोशिश करी। इन्होंने कहा धर्म इस तरीके से नहीं चल सकता, ऐसे तो धर्म का अस्तित्व मिट जाएगा। तो धर्म में सुधार होने चाहिए, समय के साथ अपडेट होने चाहिए। इन संतों ने सगुण और निर्गुण भक्ति को बढ़ावा दिया। सगुण भक्ति वो होती है जिसमें भगवान को स्वरूप के रूप में पूजा की जाती है, उनकी पूजा मूर्तियों में की जाती है। निर्गुण भक्ति में भगवान निराकार होता है, उनका कोई आकार नहीं होता। तो ये जो प्रमुख संत थे, कुछ मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे और कुछ मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। जैसे संत कबीर निर्गुण भक्ति परंपरा के कवि थे, गुरु नानक निर्गुण भक्ति से संबंधित थे, लेकिन मीराबाई सगुण भक्ति से संबंधित थी। भाषा और संस्कृति का विकास। अब ऐसे में क्या हुआ, संस्कृत भाषा तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी इस दौरान, लेकिन जो अन्य भाषाएं थी वो नहीं। तो लोकल लोग जो थे, जो संस्कृत नहीं जानते थे, तो फिर ऐसे में वो लोग उन ग्रंथों को कैसे पढ़ते। तो ये जो महान संत थे, इन लोगों ने स्थानीय भाषाओं में लिखना शुरू करा, स्थानीय भाषाओं में बोलना शुरू करा, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग हिंदू धर्म में सुधारों की बात करने लगे। तो भक्ति आंदोलन के आपसे कारण पूछे तो आप बोल देना हिंदू धर्म में खुद कुरीतियाँ थी बहुत सारी, वर्ण व्यवस्था बहुत ज़्यादा मजबूत थी, जातीय व्यवस्था थी, समाज में असमानता था, इस्लाम का प्रभाव तेजी से फैल रहा था, आर्थिक और राजनीतिक कारण भी थे जिसकी वजह से लोग एकजुट हुए, संतों की भूमिका थी और भाषा और संस्कृति का विकास। अब हम बात कर रहे हैं भक्ति आंदोलन की विशेषताएं क्या थी। तो देखो, भक्ति आंदोलन ने भारतीय समाज को गहराई से प्रभावित किया है। समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे की भावना को स्थापित करने की बात की है। भक्ति आंदोलन की पहली विशेषता यह है कि ज़्यादातर धर्म सुधारकों ने, ज़्यादातर संतों ने एकेश्वरवाद की महिमा की बात करी है कि एक ही ईश्वर है जिसका कोई भी आकार नहीं है, सब एक हैं। तो भक्ति आंदोलन ने एक ही ईश्वर की पूजा पर बल दिया, जिसे एकेश्वरवाद कहा जाता है। कबीर हो, गुरु नानक जी हो, इन्होंने ईश्वर की निराकार भक्ति की बात करी है कि भगवान का कोई आकार नहीं है, आप भगवान को आकार में नहीं बांध सकते, भगवान निराकार है, अदृश्य शक्ति है, उसकी उपासना आप मन में कीजिए, मन में कभी भी नाम ले लीजिए उसका। ये निर्गुण परंपरा कहती है। भक्ति आंदोलन की दूसरी विशेषता यह है कि इन्होंने जाति व्यवस्था और वर्ग व्यवस्था का विरोध किया। इन्होंने कहा कोई भी व्यक्ति भगवान की पूजा कर सकता है, डजंट मैटर वो किस जाति है, किस धर्म का, मैटर नहीं करता। तो भक्ति संतों ने जाति व्यवस्था और सामाजिक भेदभाव को खत्म किया। उनका संदेश था कि ईश्वर की भक्ति के लिए किसी जाति वर्ग का महत्व नहीं है। संत रविदास ने कहा मन चंगा तो कटौती में गंगा। संत रविदास ने यह भी कहा कि
रवि तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भरा उदास। तो इस प्रकार से जाति विहीन समाज की अवधारणा का प्रचार प्रसार किया है जितने भी संत कवि रहे हैं। अलवारों ने भी, आप देखो दक्षिण भारत में अलवार वो थे जिन्होंने भगवान विष्णु की भक्ति को बढ़ावा दिया। नैनार वो थे जिन्होंने भगवान शिव की भक्ति को बढ़ावा दिया। लिंगायत वो थे जिन्होंने शिवलिंग की पूजा करी। इन लोगों ने भी बड़े पैमाने पर जाति व्यवस्था का विरोध किया। उन्होंने कहा हर एक व्यक्ति यार पूजा कर सकता है भगवान की, हर एक व्यक्ति। सादगी को बढ़ावा दिया, व्यक्तिगत भक्ति को बढ़ावा दिया। भक्ति आंदोलन ने कर्म कांडों का विरोध किया, यह गहन का विरोध किया, पूजा पाठ की जटिलताओं को छोड़ा। इन्होंने कहा कठिन तपस्या करने की कोई जरूरत नहीं है, भगवान को आप मन से जपो तब भी आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो। मीराबाई ने कृष्ण को भक्ति और प्रेम से प्राप्त किया। धार्मिक सहिष्णुता की बात रही, जितने भी जो हमारे संत थे उन्होंने सभी धर्मों का सम्मान किया। उन्होंने किसी को जबरदस्ती नहीं कहा कि भाई कन्वर्ट हो और ये करो, लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं करा उन्होंने। कबीर ने कहा हिंदू तुर्क नागपिंडी सबसे ऊंचा आदमी, कोई भी बंदा हो कोई कुछ नहीं है, सबसे ऊंचा आदमी होता है। मानवता को बढ़ावा दिया इन लोगों ने। क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग किया, हर भाषा को सम्मान दिया। सगुण और निर्गुण परंपरा मैंने आपको समझाई दिया। ये भक्ति आंदोलन की अगली विशेषता ये थी कि प्रेम और समर्पण पर इन्होंने जोर दिया है। मीराबाई के गीतों में आप देखोगे, चाहे आप संत कबीर के बारे में आप पढ़ लो, चाहे गुरु नानक के बारे में पढ़ लो, अक्का महादेवी के बारे में पढ़ लो, या फिर आप जो है अलवार और नैनार संतों को पढ़ लो, सबने भगवान के प्रति अपने आप को समर्पण किया है। समाज सुधारक, अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दिया इन्होंने, भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं दिया, पाखंड को बढ़ावा नहीं दिया। इन संतों ने अंधविश्वास का विरोध किया, भ्रष्टाचार का विरोध किया, पाखंड का विरोध किया। इन्होंने तो धर्म में सुधार किया है। ये सब भक्ति आंदोलन की क्या है विशेषता। ह्यूमैनिटी को बढ़ावा दिया है। संतों ने शिक्षा दी कि सभी मनुष्य समान हैं, ईश्वर किसी एक वर्ग का नहीं है, किसी जाति का नहीं है, किसी धर्म का नहीं है, ये तो सबका है। एक ही ओमकार है, पूर्ण रब है। इन लोगों ने संगीत काव्य के माध्यम से भगवान की उपासना करी है, भजन कीर्तन और कविताओं के माध्यम से उपासना करी है। तो भक्ति आंदोलन ने भारतीय समाज के हर तबके को प्रभावित किया, धार्मिक सामाजिक राजनीतिक सांस्कृतिक परिवर्तन लाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो मैं आशा कर रहा हूँ चीज़ें आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ रही होगी। हम अपना 100% ही दे रहे हैं, फिर भी अगर आपको कहीं पर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हो, जहां आपको ना सिर्फ PDF प्रोवाइड करवाई जाती हैं बल्कि साथ साथ आगे चलकर अगर आपको असाइनमेंट से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो आप वहाँ पर हमसे असाइनमेंट से रिलेटेड संबंधित जो है समस्याओं को भी निवारण पा सकते हो। अब हम इस वीडियो के अंतिम क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन ये है कि राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित वाद विवादों की चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन भी खूब आता है पेपर में कि भाई राजपूतों की उत्पत्ति आखिर कैसे हुई। तो अलग अलग लोग ना राजपूतों की उत्पत्ति के अलग अलग कारण बताते हैं, इसलिए इस चीज़ पर विवाद है। कोई एक तर्क नहीं है जो ये साबित कर सके भाई राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो भारतीय इतिहास में जब आप ये देखते हो कि भाई राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई, आखिर ये राजपूत आए कहाँ से, तो इसको लेकर विवाद है। अलग अलग लोग अलग अलग राय दे रहे हैं और इस राय को हम 3 भागों में बांट रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि राजपूत क्षत्रिय वंश के हैं, कुछ लोग कह रहे हैं राजपूत विदेशी वंश के हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मिश्रित जाति हैं। और इसके बारे में क्या तर्क दिया जा रहा है सुन लो। जो लोग कहते हैं राजपूत क्षत्रिय वंश के हैं तो इन्होंने अपनी एक कथा निकाली है कि एक बार गुरु वशिष्ठ यज्ञ कर रहे थे, कुछ राक्षस उन्हें सता रहे थे, तो वशिष्ठ ने अपने यज्ञ से जो है राजपूतों की उत्पत्ति की और उन लोगों ने फिर दैत्यों को मारा और इस प्रकार से वशिष्ठ गुरु का जो यज्ञ संपन्न हुआ। इस प्रकार से राजपूतों की जो उत्पत्ति वो यज्ञ से बताई गई है और उन्हें क्षत्रिय वंश का बताया गया है। तो ये सबसे प्रतिष्ठित सिद्धांत है, ज़्यादातर राजपूत इसी को मानते हैं। इस विचारधारा के अनुसार राजपूत क्षत्रिय समुदाय के वंशज हैं। भारतीय ग्रंथों चाहे महाभारत पढ़ लो, रामायण पढ़ लो, राजपूतों को अग्निकुंड से उत्पत्ति बताया गया है कि राजपूत अग्निकुंड से उत्पत्तित हुए हैं। चित्तौड़गढ़ के प्रसिद्ध अग्निकुंड कथा पर ही आधारित हैं, जिसमें कहा गया है कि 4 प्रमुख राजवंश जिसमें परमार वंश, चंद्रवंशी, सिसोदिया और प्रतिहार, ये सब अग्निकुंड से उत्पन्न हुए हैं। ये सिद्धांत ये बताता है कि राजपूत कितने शुद्ध जाति के हैं और कितनी उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा के हैं। इसी प्रकार से चंद्रबरदाई का आप ग्रंथ पढ़ लो, पृथ्वीराज रासो, उसमें बताया गया है कि प्रतिहार, परमार, चहमान जो हैं, यहाँ पर ये चालुक्य नहीं होगा, ये थोड़ा सा गलत हो गया है। तो प्रतिहार, परमार, चहमान जो है सब वशिष्ठ के अग्निकुंड से उत्पत्ति इनकी हुई है। तो पहला सिद्धांत ये कह रहा है कि अग्निकुंड से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है और ये क्षत्रिय ही राजपूत हैं। सबसे ज़्यादा जो राजपूत है वो इसी सिद्धांत को मानते हैं। दूसरा सिद्धांत ये कहता है कि राजपूत बाहर से आए हैं, विदेशी मूल के हैं। ये कह रहे हैं कि जब विदेशी आक्रमण भारत पे हुए, जैसे शक लोगों ने आक्रमण किया, हुण लोगों ने आक्रमण किया, कुषाण लोगों ने आक्रमण किया, तो जो राजपूत है इन्हें शक, हुण और कुषाणों से जोड़कर देखा जाता है और ये कहा जाता है फिर ये आक्रमणकारी धीरे धीरे भारत में आए और धीरे धीरे करके हिंदू समाज में घुल मिल गए और इस प्रकार से इन्होंने हिंदू समाज को अपना लिया और राजपूत समुदाय का हिस्सा बन गए। युद्ध कौशल इनका था ही था, शक्ति से जोड़कर इन्हें देखा ही जाता है और मजबूती से इन्होंने अपना क्षेत्र चलाया है, ये बात बताई जाती है, क्योंकि ये सब विदेशी आक्रमण के कार्यों के समान है, भारतीयों के समान नहीं है। तो दूसरा तर्क ये कहता है कि जो राजपूत हैं
इनके पास जो पावर है वो इस वजह से है क्योंकि विदेशी आक्रमणकारी थे, शक हुण कुषाण वंश से होंगे और यहाँ पर आके भारतीय सभ्यता में घुल मिल गए होंगे और फिर धीरे धीरे करके इन्होंने अपनी शक्ति का प्रचार प्रसार किया होगा और भारतीय क्षेत्र पर शासन किया होगा। लेकिन इस सिद्धांत को ज़्यादातर लोग नहीं मानते हैं। तीसरा है मिश्रित जाति का सिद्धांत। कुछ लोग कहते हैं कि ब्राह्मण जाति से इनका उदय हुआ है, कुछ कह रहे हैं कि क्षत्रिय जाति से उदय हुआ है, कुछ कह रहे हैं राजपूत शूद्र हैं, कुछ कह रहे हैं ये वैश्य हैं। तो अलग अलग सिद्धांत अलग अलग कह रहे हैं। इसी चीज़ पर वाद विवाद है और क्वेश्चन आपसे यही कह रहा है कि भाई राजपूतों को लेकर वाद विवाद क्या है। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं भाई राजपूत जो हैं उनकी उत्पत्ति यज्ञ हवन कुंड से हुई है, कुछ लोग कह रहे हैं ये बाहरी जाति से हैं और कुछ लोग कह रहे हैं अलग अलग वर्ण से हैं, ब्राह्मण से भी हो सकते हैं, क्षत्रिय से भी हो सकते हैं, वैश्य से भी हो सकते हैं और शूद्र से भी हो सकते हैं। तो राजपूतों के बारे में वाद विवाद का जो कारण है वो ये है कि हमारे पास हिस्टोरिकल सोर्स ऐसे नहीं हैं जो बिल्कुल सिद्ध कर सके कि राजपूतों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। अलग अलग जो सोर्स हैं वो अलग अलग कहानियाँ बताते हैं। हर इतिहासकार, हर ग्रंथ, हर कवि, हर लेखक ने अपने अपने नज़रिए से राजपूतों की उत्पत्ति का उल्लेख किया है, जिसकी वजह से समाज, संस्कृति और राजनीति में इनको लेकर विवाद होता रहता है। तो राजपूतों की उत्पत्ति का मुद्दा सिर्फ ऐतिहासिक अध्ययन का विषय नहीं है, बल्कि ये तो सांस्कृतिक पहचान का विषय है और भारतीय इतिहास को समझने में सहायक है। लेकिन ये ध्यान रखना, किसी भी सिद्धांत को पूरी तरीके से मत मान लेना, क्योंकि कोई भी सिद्धांत पूरी तरीके से सही भी नहीं है और कोई भी सिद्धांत पूरी तरीके से गलत भी नहीं है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ इन चारों क्वेश्चन में से भैया कोई भी पेपर में आ गया तो आप डेफिनेटली इन क्वेश्चनों के आंसर कर दोगे। मिलते हैं आपसे इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ हम अगले 4 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना।